हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसे देखकर मयूरी बोली कि वो भी हैंडसम है, पर उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जबकि आर्यन रायचंद ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुन आहान का गुस्सा आने लगा। उसने मयूरी का चेहरा अपनी ओर घुमाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है? उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी कांपती हुई उंगली उसकी तरफ करते हुए कहा, वो आई एम सॉरी, पर अभी आपके चेहरे को देखकर किसे डर नहीं लगेगा। वैसे सच कहूँ तो आप स्माइल करते हुए ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। इतना कहकर उसने आहान के गालों को छूते हुए फिर से कहा, मैं सच कह रही हूँ, जब आप स्माइल करते हो तो आप आर्यन रायचंद से भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मयूरी आहान से ये बातें बहुत ही धीरे कह रही थी, इसलिए आसपास खड़े लोगों को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, पर वो लोग ये बात ज़रूर नोटिस कर रहे थे कि मयूरी इतने लोगों के बीच भी आहान के गालों को छू रही थी। दूर खड़े लोगों को यही लग रहा था कि आहान उसे ऐसा करने के लिए मना करेगा, पर वो तो खुद उसकी तरफ बहुत प्यार से स्माइल कर रहा था। तब आहान ने मयूरी के बालों को सहलाते हुए उसे धीरे से कहा, पागल मत बनो, यहाँ और भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मिस्टर हान, आपसे मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया है। मयूरी इस वक्त आहान की तरफ फेस करके खड़ी थी, इसलिए वो पीछे से आए इंसान को नहीं देख पाई। अगले ही पल आहान ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर आर्यन रायचंद, कैसे हैं आप? उसकी बात सुन मयूरी पीछे मुड़कर उसे देखने ही वाली थी कि तभी आहान ने उसे कमर से पकड़कर अपने गले लगा लिया। ये देख मयूरी हैरान हो गई। उसने अपने हाथ से उसकी मस्कुलर बॉडी को पुश करते हुए और गुस्सा करते हुए धीरे से कहा, मिस्टर रायजादा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। उसे इतनी मुश्किल से आर्यन रायचंद को करीब से देखने का मौका मिल रहा था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखना चाहती थी, पर आहान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। तभी आहान ने उसके कान में धीरे से कहा, मयूरी, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए? आहान एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था, इसलिए उसकी पकड़ से छूट पाना इतना ईजी नहीं था। काफ़ी मशक्क़त के बाद मयूरी आहान की पकड़ से निकलकर पीछे मुड़कर देखने लगी, पर तब तक आर्यन लोगों की भीड़ में घिर चुका था। पर इतनी भीड़ के बीच भी वो सबसे अलग लग रहा था, टॉल एंड हैंडसम। मयूरी आज आहान की वजह से उसके इतने करीब होने के बावजूद भी नहीं मिल पाई थी। उसने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, एक जेंटलमैन अपने मुंह से बात करता है, ना कि अपने हाथों से। समझाई छे कि रिपीट करूं? उसे ऐसा करता हुआ देख आहान ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी स्माइल कर दी। वहीं ऑफिस में बाबू भाई और वर्धन वहां का सारा काम देख रहे थे। आहान और आर्यन की वजह से आज की पार्टी में जान आ गई थी। आहान से मिलने के लिए बहुत से लोग वेट कर रहे थे, इसलिए आहान उसमें बिजी हो गया था। उसे बिजी देख मयूरी रेड वाइन का गिलास लेने लगी, पर तभी आहान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, इस वायडो के पीछे भी आंखें लगी हुई है क्या, जो इसे सब पता लग जाता है कि मैं क्या करने वाली हूँ? अगले ही पल आहान ने उसके हाथों से वाइन का गिलास लेकर फ्रूट जूस का गिलास पकड़ा दिया। उसके बाद उसने उसके सिर पर हल्का सा थपथपाया और फिर से खुद से मिलने आए लोगों में बिजी हो गया। मयूरी ने फ्रूट जूस का गिलास नीचे रखा और आहान से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई। वहाँ से आने के बाद वो पार्टी में इधर से उधर घूमने लगी और एंड में एक वाइन का गिलास लेकर विंडो के पास जाने लगी। तभी उसने वहाँ पहले से ही एक हैंडसम से इंसान को खड़ा देखा। उसने वाइट सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक रेड वाइन का गिलास था, पर वो उसे पीने की जगह बस उसे घुमाते हुए विंडो से बाहर की तरफ चांद को ही देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हो। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यन रायचंद था। मयूरी उसके पास जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर तभी आर्यन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी और मयूरी की आंखें एक दूसरे से टकराई। तभी मयूरी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन का गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। गिलास छूट जाने के बाद भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफ़ी अजीब लग रहे थे। उसे इस तरह देखकर मयूरी को कुछ अजीब लगा। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे टूटे हुए गिलास के टुकड़े से दूर करते हुए कहने लगी, क्या आप ठीक हैं? उसने उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा, थैंक गॉड आपको कोई चोट नहीं आई,
पर आपकी ड्रेस खराब हो गई, आपको उन्हें चेंज करना होगा। क्या आपका असिस्टेंट आपके साथ आया है? क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? जब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी मयूरी ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, पर अगले ही पल उसने स्माइल करते हुए कहा, रोशनी। क्या? मयूरी ठीक से उसकी बात नहीं सुन पाई, क्योंकि वो बहुत ही धीरे पर अपने आप से ही बात कर रहा था। उसे लगा कि शायद वो उसे नहीं जानता होगा, इसलिए उसने खुद के बारे में बताते हुए कहा, हाय, मेरा नाम मयूरी है। वैसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है कि अगर आप इन्हीं कपड़ों में बाहर जाएंगे तो सबके सामने ये अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन उसका नाम सुन दंग रह गया। उसके चेहरे पर अचानक आई खुशी गायब हो गई। वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, उसका हाथ छोड़ो। अगले ही पल आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आहान के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था, और जैसे ही उसने आर्यन को मयूरी का हाथ पकड़ा हुआ देखा, उसने तुरंत मयूरी को खींचकर अपने करीब कर लिया। इसके बाद उसने पहले आर्यन की तरफ देखा और फिर फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों की तरफ। उसने जल्दी से मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उसकी बात सुन मयूरी ने तेजी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो ग्लास मेरा नहीं था, मिस्टर आर्यन का था, जो गलती से फर्श पर गिरकर टूट गया था। मेरा वाइन का ग्लास तो बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुन वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, पर तभी वो अपने मन में सोचने लगा, अच्छा, तो ये लड़की मेरे मना करने के बाद भी यहाँ छिप कर वाइन पीने आई थी। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इस आर्यन से निपट लूँ। उसने मयूरी को अपने पीछे करते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। वहाँ पार्टी में इतने सारे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पर आप यहाँ कॉर्नर में छिपकर चांद को निहार रहे हैं। आहान के आते ही आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसके चेहरे पर एक नकली स्माइल दिख रही थी। उसने कहा, एक्चुअली मैं इतने लोगों से मिलकर थक गया था, इसलिए मैं एक शांत सी जगह पर वाइन पीने आ गया था। इतना कहकर वो मयूरी की तरफ देखने लगा, पर जब उसने आहान को उसके पास देखा तो उसने अपनी आंखें उस पर से हटा ली। वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। कुछ देर रुककर उसने कहा, आई थिंक मिस मयूरी को भी मेरी तरह छिपकर वाइन पीना पसंद है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं अपना ग्लास नहीं गिराऊंगा और बिल्कुल शांत रहूंगा। उसकी बात सुन आहान ने गुस्से में उसे देखा और फिर मयूरी का हाथ पकड़ा। वहां से बड़े बड़े कदम रखता हुआ चला गया। उसने मयूरी की कलाई कसकर पकड़ी रखी थी। तभी मयूरी ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, थोड़े धीरे चलिए, मैं इतना फास्ट नहीं चल पा रही हूँ। जैसे ही मयूरी ने यह कहा, आहान उसे खींचकर हाल के बाहर ले गया। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था और तेज हवा चल रही थी। आहान इस वक्त बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसे ऐसे देख मयूरी ने अपनी वाइन का गिलास नीचे रख दिया और उसे नज़रें चुराते हुए कहने लगी, वो मैं वहाँ वाइन पीने के लिए नहीं छुपी थी, मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने वो वाइन पी थी। मुझे लगा था कि आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ जाकर। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और उसके होठों पर किस कर दी। इस बार कुछ भी गलती से नहीं हुआ था, बल्कि आहान ने जानबूझकर और पूरे हक से उसे ये किस किया था। ये देख मयूरी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उसे अपने से दूर करना चाहती थी, पर आहान ने अपना सिर उसके सिर से टकरा रखा था और वो उसकी आंखों में देख रहा था। मयूरी के मन में यही चल रहा था, मैंने तो आज इन्हें उकसाया भी नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे आज किस क्यों की? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? मयूरी का दिल इस वक्त बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने आहान से बिना सोचे समझे कहा, मिस्टर आयजादा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझ जैसी लड़की को जब मन करे किस नहीं कर सकते। अगर इस वक्त मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो आपको पीट देती। समझाई छे कि रिपीट करूं? मयूरी को लगा कि उसकी बात सुनकर आहान को अपने किए पर गिल्ट महसूस होगा, पर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब मयूरी आहान से अपनी बात कह रही थी तो आहान ने उसके होठों पर एक और किस कर दी और फिर उससे कहा, तो तुम मुझे पीट लो। उसकी बात सुन मयूरी सुन रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, आजकल इस वाइडो जैसे बदमाश लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। अगले ही पल आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मयूरी, आज मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसकी बात सुन मयूरी को अजीब लगने लगा। वो अपने मन में सोचने लगी कि कहीं आहान उसे प्रपोज तो नहीं करने वाला है। ये बात सोच वो घबरा गई। उसने कहा, मिस्टर आयजादा, आपको जो कुछ भी कहना है आप प्लीज़ साफ साफ कहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे पसंद करते हैं। उसकी बात सुन आहान ने कहा, हाँ। उसके कहे एक शब्द ने मयूरी के आगे निकलने वाले हर एक शब्द को रोक दिया था।
वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो अपने मन में सोचने लगी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या इस पत्थर दिल इंसान ने मुझे ऐसा कहा कि ये मुझे पसंद करता है? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इस वार्डो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। इतना सोचकर वो उसके पास जाकर सूंघने लगी। वो इस वक्त नशे में था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक गॉड वार्डो नशे में है और ये नशे में ये सब बोल रहा था। वहीं आहान इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि शनाया के बाद उसने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था, पर आज वो मयूरी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। पार्टी से रायजादा मैंसन आने तक उन दोनों को कोई होश नहीं था कि वो कब वहाँ पहुँच गए। आहान थोड़ा नशे में था, जबकि मयूरी उसकी कही बातों के बारे में ही सोचती रही। भले ही उसने वो सब नशे में कहा था, पर मयूरी को तब से अपने दिल में कुछ अजीब सा लगने लगा था। मयूरी आहान के साथ उसकी कार में ही आई थी, पर उसकी आहान की आंखों में देखने की भी जरा भी हिम्मत नहीं हुई और वो घर के अंदर चली गई। इस वक्त तक परी भी सो चुकी थी और वहाँ चारों तरफ बहुत शांति थी। मयूरी सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगी, पर तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आहान ही उसके पीछे आ रहा था। उसे अपने पीछे आता देख मयूरी ने चिल्लाते हुए कहा, आपका रूम उस तरफ है मिस्टर आयजादा। आपने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है कि आपको कुछ भी होश नहीं है। उसकी बात सुन आहान उसके और करीब चला गया। उसने हल्की सी स्माइल करते हुए उसके कान में कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ गुड नाइट विश करना चाहता था। मयूरी जल्दी से उसे गुड नाइट विश करके अपने कमरे में जाने लगी, पर तभी आहान ने उसे पीछे से रोक दिया और कहा, हमने अभी तक एक दूसरे को गुड नाइट विश नहीं की है। इससे पहले कि मयूरी कुछ समझ पाती, आहान ने उसके होंठों पर फिर से किस कर दी। आहान नशे की हालत में था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने कमरे में जाकर सो गया। वहीं मयूरी अभी भी अपने होठों को हाथ लगाए हैरानी से वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद मयूरी जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपना कमरा बंद करके सोने चली गई। उसके सामने अभी भी आहान की वही सब बातें घूम रही थी। अगले दिन मयूरी रायजादा मैंसन में सबके जगने से पहले ही टैक्सी लेकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। वो अपनी सीट पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ही देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने अब भी आहान के किस करने वाला मोमेंट ही घूम रहा था। तभी वहाँ बाबू भाई आए। उन्हें देखकर मयूरी ने उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग बाबू भाई। उसकी बात सुन बाबू भाई ने भी कहा, गुड मॉर्निंग मयूरी, आज तुम ऑफिस जल्दी आ गई। उनकी बात सुन मयूरी अपने मन में सोचने लगी, कल जो हुआ उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए ही एक रास्ता था, ताकि मुझे उस खड़ूस का सामना ना करना पड़े। कुछ देर रुक कर उसने कहा, जी बाबू भाई, वो कुछ काम था इसीलिए। उसकी बात सुन उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, काम के लिए इसी तरह का डेडिकेशन होना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद वर्धन भी आकर उसे प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देने लगा और फिर वहाँ से चला गया। अब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बाकी सभी एम्प्लॉयज़ भी आने लगे थे। मयूरी उन लोगों को कुछ बताना चाहती थी, पर तभी सभी एम्प्लॉयज़ उसके पास खड़े हो गए और कहने लगे, मिस मयूरी, हमने सुना कल पार्टी में आर्यन रायचंद भी आए थे, क्या ये सच है? उनकी बात सुन मयूरी ने कहा, हाँ। मयूरी को कल पार्टी की सारी बातें याद आने लगी। आहान के उसको खींचकर बाहर ले जाने की वजह से वो आर्यन के बारे में तो बिल्कुल ही भूल चुकी थी। फिर उसे आर्यन की आंखें याद आई, जो उसे कल अजीब तरीके से देख रही थी। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय ने कहा, कल मेरा प्यार सच में पार्टी में आया था। मैनेजर मयूरी, प्लीज़ हमें उनके साथ अपनी सेल्फी दिखाइए ना, प्लीज़ मिस मयूरी। तभी एक एम्प्लॉय ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, गाइस वेट, तुम थोड़ा शांति रखो। मिस मयूरी यहाँ कुछ काम की बात करने आई हैं, वो हमारी तरह लड़कों के पीछे पागल नहीं है। हाँ माना, आर्यन रायचंद बहुत चार्मिंग और हैंडसम है, पर यह मत भूलो कि रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ अब सूरत आ चुका है और अब बहुत जल्द वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होंगे। डायमंड मार्केट सूरत में फैला हुआ था और उस पर ज़्यादातर कब्जा शनाया ज्वेलर्स की कंपनी का ही था। अगर रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ अपने पैर जमाने थे तो उन्हें शनाया ज्वेलर्स के मार्केट शेयर को भी टेक ओवर करना होगा। अगले ही पल वैशाली एक डॉक्यूमेंट लेकर आई और मयूरी से कहने लगी, मिस मयूरी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और रेगुलर क्लाइंट से मिलने वाले हैं। उसकी बात सुन मयूरी ने जल्दी से उसके हाथों से वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। उसने कहा, मुझे याद है मिस्टर चौधरी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और हम लोगों ने पिछले 6 साल से साथ में काम किया है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उनकी बातों में आ जाएंगे। रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में से उनसे अब पर्सनली कौन मिलने वाला है?
इस पर वैशाली ने कहा, मिस्टर आर्यन रायचंद। उसने डॉक्यूमेंट पर इशारा करते हुए आगे कहा, उन्होंने एक बड़े रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स की है। मैंने उनका एड्रेस यहाँ लिखा है। मयूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो ऐसे ही अपने इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को उनसे छीनने नहीं दे सकती थी। मयूरी ने वैशाली को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, सबको आज का काम समझा दीजिए। एंड यस, रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लोगों पर नज़र रखो। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। अपना काम ख़त्म करने के बाद मयूरी वैशाली के बताए एड्रेस पर चली गई। नॉर्मली इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए प्राइवेट रूम ही बुक किए जाते थे। हालांकि मयूरी को नहीं पता था कि आर्यन और मिस्टर चौधरी किस प्राइवेट रूम में थे, और ये जगह काफ़ी बड़ी भी थी, इसलिए वो हर रूम में जाकर उसे नहीं ढूंढ सकती थी। जैसे ही मयूरी उस रेस्टोरेंट में गई, सर्विस स्टाफ ने उससे बहुत ही पोलाइटली पूछा, हेलो मैम, आपको कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए? मयूरी ने अपने आसपास नज़र घुमाते हुए कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अगले ही पल उसकी नज़रें एक मैगज़ीन पर जाकर रुक गईं, जो कि एंट्रेंस पर ही एक टेबल पर रखी थी। उसके कवर पेज पर आर्यन की फ़ोटो लगी थी। उसने तुरंत वो मैगज़ीन उठाई और सर्विस स्टाफ को देते हुए कहा, ये मेरे फ्रेंड हैं, पर मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है वो यहीं खाना खाने आ रहे हैं, पर मुझे ये आइडिया नहीं है कि उन्होंने कौन सा प्राइवेट रूम बुक किया है। क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? उसकी बात सुन सर्विस स्टाफ ने स्माइल करते हुए कहा, ओह अच्छा, तो आप उनकी फ्रेंड हैं। उन्होंने कोई प्राइवेट रूम बुक नहीं किया है, वो बाहर ही बैठे हैं, पर उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। उसकी बात सुन मयूरी उस तरफ देखने लगी जिस तरफ सर्विस स्टाफ ने इशारा किया था। वहाँ काफ़ी सारी टेबल लगी थी जिनके बीच में सुंदर पार्टीशियन थे। वहाँ थोड़ी बहुत प्राइवेसी थी, पर वहाँ एक प्राइवेट रूम जितनी सेफ्टी नहीं थी। स्टाफ मेंबर को थैंक यू कहकर मयूरी उस तरफ जाने लगी। पार्टीशन के बीच में थोड़ा गैप था, वो उन दोनों को वहाँ बैठे हुए देख सकती थी। उसने खुद को रिलैक्स किया और उनके सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो लोग भी वहीं बैठे हैं। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उनसे इत्तेफाक से मिल गई हो। उसने कहा, मिस्टर चौधरी, आप भी यहाँ? उसे वहाँ देख मिस्टर चौधरी जैसे जम से गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था मयूरी उन्हें यहाँ मिल जाएगी। उन्होंने जल्दी से खड़े होकर मयूरी से हाथ मिलाया और उसे आर्यन से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा, मिस्टर रायचंद, शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे। आप अभी अभी इंडिया आए हैं ना? ये हैं सनाया ज्वेलर्स कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस मयूरी। उसके बाद मिस्टर चौधरी ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, और मिस मयूरी, ये हैं आर्यन रायचंद। शायद आप इनसे ग्रैंड बिजनेस इवेंट में मिली हों। उनकी बात सुन मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं आपसे ग्रैंड बिजनेस इवेंट में मिल चुकी हूँ, पर सच में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊँगी। अब जब किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है तो क्यों ना हम एक साथ खाना खाएं। मयूरी इतना कहकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और उसकी आंखों में एक बनावटी खुशी नजर आ रही थी। वो वहाँ बैठकर ये देखना चाहती थी कि आर्यन रायचंद कैसे उसके क्लाइंट को उसके सामने ही अपनी तरफ करता है। जैसे ही CEO चौधरी कुछ कहने वाले थे, आर्यन रायचंद ने बहुत ही आराम से कहा, आपके साथ डिनर करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी मिस मयूरी। उसकी बात सुन मयूरी कुछ देर तक हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि आर्यन इतनी ईजिली उसकी बात मान जाएगा। तभी मयूरी ने आर्यन की तरफ देखा। उसमें आहान वाली बात तो नहीं थी, पर फिर भी वो हज़ारों लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता था। उसने इस वक्त स्पेशल ऑर्डर पर रेडी करवाया हुआ वाइट सूट पहन रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत शरीफ इंसान हो। मयूरी को खुद की तरफ इतनी देर से देखता हुआ देखकर उसने मेनू बुक को बंद करके मयूरी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मिस मयूरी, आप मुझ में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही हैं। उसकी बात सुन मयूरी एम्बेरस हो गई, पर उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने जल्दी से मेनू बुक उठाया और अपना ऑर्डर देने लगी। वो यही सोच रही थी कि अगर वो उनके साथ बैठकर खाना खाएगी तो वो ईजिली उनकी बात सुन पाएगी, पर खाना खाते वक्त उसे ये बात रियलाइज़ हुई कि मिस्टर चौधरी और मिस्टर आर्यन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी बातें भी कोलैबोरेशन से रिलेटेड नहीं थी, वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये देख मयूरी ने मन में सोचा, कहीं ये लोग इसलिए तो इस तरह बात नहीं कर रहे क्योंकि मैं इस वक्त इन लोगों के साथ बैठी हूँ। मिस्टर आर्यन यही सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें मिस्टर चौधरी को अपनी तरफ नहीं करने दूंगी, इसलिए वो कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं। खाना हो जाने के बाद मयूरी ने मिस्टर चौधरी से कहा, मिस्टर चौधरी, क्या आप अपनी कार से यहाँ आए हैं या मैं आपके लिए कार बुलवा दूँ? मयूरी ने यह डिसाइड कर लिया था
कि वो अपने क्लाइंट को मिस्टर आर्यन के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं करने देगी। वहीं उसकी बात सुन मिस्टर चौधरी ने कहा, जी नहीं, मैं मिस्टर आर्यन रायचंद के साथ ही आया हूँ। ये सुन मयूरी ने सोचा, इस आर्यन ने मेरे सामने बिजनेस से रिलेटेड बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो मिस्टर चौधरी से कार में बात करना चाहता है। वो पहले से ही ये बैकअप प्लान बना कर आया था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। मयूरी सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं। तभी उसने देखा मिस्टर चौधरी आर्यन की कार की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल मयूरी ने उसकी कार का दरवाज़ा खोला और बिना किसी हेजिटेशन के फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इससे पहले आर्यन उससे कुछ कह पाता, उसने कहा, बाहर बहुत ठंड है और काफ़ी रात भी हो चुकी है। इस वक्त टैक्सी लेना मेरे लिए सेफ़ नहीं होगा और मुझे लगता है कि आपको भी मुझे लिफ्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो भी कार में बैठ गया। हालांकि काफ़ी देर तक वो अपनी सीट पर ऐसे ही बैठा रहा। मयूरी उससे इस बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी आर्यन उसके करीब आते हुए उसे सीट बेल्ट लगाने लगा। इस वक्त तो दोनों इतने करीब थे कि मयूरी उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन पा रही थी। पर तभी मयूरी ने खुद को संभालते हुए उसे कहा, ये मैं कर लूँगी मिस्टर आर्यन। इतना कहकर उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई और आराम से बैठ गई। उसने अपने और आर्यन के बीच में दूरी बना ली। आर्यन ने भी एक बार उसकी तरफ देखा, फिर बिना उसे कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। उसने मिस्टर चौधरी को उनके घर पर ड्रॉप कर दिया था। अब कार में बस मयूरी और आर्यन ही थे। तभी मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मिस्टर आर्यन कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि मिस्टर चौधरी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। ग्रैंड बिजनेस इवेंट में भी वो आर्यन के बारे में जानना चाहती थी ताकि वो उसके हर एक कदम पर नज़र रख सके। आर्यन रायचंद को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा है और उसे कभी गुस्सा नहीं आता है, पर उसके करीब जाकर भी कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी बात खत्म करके मयूरी कार से उतरने लगी, पर जैसे उसने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कार का दरवाज़ा लॉक हो गया। वो घबरा गई और हैरान होकर आर्यन की तरफ देखने लगी। मयूरी को अपने मन में लगा था कि आर्यन अपनी इंसल्ट सुनकर वहाँ से चला जाएगा, पर उसके चेहरे पर इस वक्त एक स्माइल थी। उसे देखकर लग रहा था कि मयूरी की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। आर्यन ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, बाहर बहुत ठंड है और रात भी बहुत हो चुकी है। आपके जैसी लड़की के लिए इस वक्त टैक्सी में जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा और मुझे भी आपको लिफ्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मयूरी ये देख हैरान हो गई। वो बिल्कुल उसी के शब्द रिपीट कर रहा था। उसने आगे कहा, क्योंकि आप मेरी वजह से यहाँ आई हैं, इसलिए आपको सेफली घर तक ड्रॉप करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपना एड्रेस बताइए। मयूरी ने आगे कुछ नहीं कहा और कार चलने लगी। तभी आर्यन ने कहा, जब मैं फ़ॉरेन में था तो मैंने काफ़ी बार मिस्टर चौधरी के साथ कोलैबोरेशन किया है। आज हम दोनों बस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। वो अपनी तरफ से मयूरी को सफाई देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बात कह देने के बाद मयूरी की तरफ देखा और फिर कार चलाने लगा। जब कार रायजादा मैंसन के पास आकर रुकी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तुरंत मयूरी की तरफ देखा जो जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर कार से उतरने वाली थी, पर तभी उसने मयूरी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, क्या आप आजकल मिस्टर आहान के साथ उनके घर पर रहती हैं? उसने अपनी बात बहुत जोर देकर कही थी, पर तभी उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने मयूरी का हाथ पकड़ रखा है। उसने खांसते हुए जल्दी से अपना हाथ हटाया और उससे कहा, वो मैं बस जानना चाहता था, इसलिए एक्चुअली मैंने सुना है कि मिस्टर आहान कभी किसी लड़की के ना तो करीब जाते हैं और ना ही किसी को अपने करीब आने देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा हैरान था। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं यहीं रहती हूँ। हालांकि आप जैसा सोच रहे हैं हम दोनों के बीच वैसा रिलेशन नहीं है, पर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? मयूरी जल्दी से कार से बाहर आ गई और आर्यन से बोली, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू, पर अगर आपने मेरे क्लाइंट को चुराने के बारे में सोचा भी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझाई छे कि रिपीट करूँ? वो अपनी बात खत्म करके रायजादा मैंसन चली गई थी। आर्यन अपनी कार में बैठा अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसने कसकर कार का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने अपने उदास चेहरे के साथ धीरे से कहा, रोशनी, क्या ये तुम हो? मयूरी रायजादा मैंसन में आ गई थी, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बातें घूम रही थी कि वो कैसे अपने क्लाइंट को आर्यन रायचंद से बचाए। आहान इस वक्त मयूरी के सामने ही खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था।
कल रात ड्रिंक करने के बाद उसे कुछ कुछ बातें याद थी और कुछ बातें उसे धीरे धीरे याद आ रही थी। हालांकि वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कल रात को उसने जो किया वो उसे याद ही नहीं। अगले ही पल मयूरी की नज़रें भी यहाँ से जा मिली और उसके दिमाग में कल हुई किस और बाकी बातें घूमने लगी। तभी अहान उसके पास आया। उसे देख मयूरी 2 कदम पीछे हट गई। अहान ने अपने कोट से उसे कवर करते हुए अपनी बाहों में ले लिया। अहान के कोट से उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही थी जो मयूरी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मयूरी वहाँ से हटना चाहती थी पर अहान ने उसे कसकर हक कर लिया था। कुछ देर बाद मयूरी ने खुद को उससे अलग किया तो अहान ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम आज पूरे दिन से कहाँ थी और अब भी इतनी लेट घर आ रही हो? तुमने मेरे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, हाँ मिस्टर आयजादा, मैं ठीक हूँ। ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था इसलिए पूरा दिन उसी के काम में बिजी थी और मेरा फ़ोन साइलेंट था इसलिए मैं आपका कॉल नहीं देख पाई। उसकी बातों को सुनकर मयूरी को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कल रात की कोई बात याद नहीं है। उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है ये वायदा कल रात जो कुछ भी हुआ सब भूल गया है। चलो बढ़िया है, अब मुझे भी ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं। वैसे कल रात इस वायदे ने मेरी जगह किसी और लड़की को इतनी बार किस किया होता तो पता नहीं वो तो कैसे ही रिएक्ट करती। उसने उससे पूछा, परी सो गई? उसने खाना तो खा लिया था ना? अहान ने कहा, हाँ वो खाना खाकर सो गई है। मयूरी अहान से बात कर ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हाय, ये मेरा नंबर है। उस मैसेज को देखकर मयूरी के माइंड में तुरंत आर्यन का ख्याल आया जो अभी अभी उसे यहाँ ड्रॉप करके आया था। उसने अपने मन में सोचा, क्या ये उसी का नंबर है? अभी कुछ देर पहले तो वो मेरा क्लाइंट चुराना चाहता था और अब मुझे मैसेज कर रहा है। अजीब इंसान है, पर उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मयूरी के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें घूम रही थी पर तभी उसके मुंह से निकल गया, दोगला आदमी। उसकी बात सुन अहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? वो अपने मन में सोचने लगा कि मयूरी उसे इस तरह क्यों बोल रही है। उसने तो उसे कुछ गलत कहा भी नहीं है। अगले ही पल जब मयूरी को लगा कि अहान ने उसकी बात सुन ली है तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, ये मैंने आपके लिए नहीं कहा था, वो तो मैं आर्यन रायचंद के लिए कह रही थी। आर्यन रायचंद? अहान मयूरी की तरफ देख रहा था पर उसका पूरा ध्यान उसके हाथों पर था जिसे मयूरी ने पकड़ा हुआ था। अहान ने अपने मन में कहा, ये झल्ली जब भी घबराकर कुछ कहती है तो और भी प्यारी और मासूम लगती है। वैसे जब ये गुस्से में अपने गाल फुलाकर बैठ जाती है तब भी ये बहुत क्यूट लगती है। इसकी आंखें, इसकी स्माइल और इसकी बातें, हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। अगले ही पल अहान ने खुद को संभालते हुए खुद से कहा, मैंने शनाया के बाद आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया पर पता नहीं क्यों मैं इस झल्ले की तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। इसकी हर एक बात मुझे अच्छी लगने लगी है। मैं हर वक्त बस इसे ही देखते रहना चाहता हूँ। तभी मयूरी ने उससे कहा, बाहर बहुत ठंड है, अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर लिविंग रूम में चली गई पर तभी अहान ने उसे कहा, क्या तुम आज आर्यन राजन से मिली थी? मयूरी ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों पर उसका मैसेज देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा था। आर्यन राजन बाहर से बहुत सुलझा हुआ और शरीफ इंसान लगता है पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है वो मेरे बारे में भी कुछ सोचता रहता है। उसकी बात सुन अहान की आंखों में गुस्सा भर गया। मयूरी ने आर्यन को कोसते हुए कहा, वो बाकी डिपार्टमेंट के क्लाइंट को भी अपनी तरफ करने के बारे में सोच सकता था पर वो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्लाइंट ही क्यों चुराना चाहता है? मैं उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। उसकी बात सुन अहान को तुरंत याद आया कि इस बारे में उसे वर्धन ने भी बताया था। रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सूरत में इसलिए सेटल होना चाहती थी ताकि वो लोग शनाया ज्वेलर्स के क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर सकें। हालांकि अभी तक वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए थे। आर्यन अहान रायजादा से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। उसे देखकर लगता था कि वो सूरत में बिजनेस के अलावा किसी और वजह से भी आया था। तभी मयूरी ने उससे कहा, मिस्टर रायजादा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मयूरी लगातार अपनी बातें कहे जा रही थी पर तभी उसे लगा कि अहान तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसने उसकी मस्कुलर बॉडी पर अपनी मुट्ठी से मारते हुए कहा। वो एक बार फिर से उसे मारने वाली थी कि तभी अहान ने उसके हाथ को पकड़ उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें आर्यन रायचंद बहुत पसंद है। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता और बहुत शरीफ भी है। अब क्या हुआ? इतना कहकर वो उसे सोफे की तरफ लाते हुए बैठ गया। उसने उसके सिर पर हल्का सा पुश करते हुए कहा, चलो जाने दो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारी एज में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से अपने मन में सोचने लगी,
इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने इसे कोई बात पर धोखा दे दिया है। ये वाइडो भी पागल हो गया है। लगता है इसकी कल रात की अभी तक उतरी नहीं है। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, अच्छा मिस्टर आयजादा, मैं अब अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आने लगा। मयूरी ये देखकर डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल आहान ने भी स्माइल करते हुए उससे कहा, व्हाट ए टाइमिंग, मुझे भी नींद आ रही है। उसकी बात सुन मयूरी को अजीब सा फील हुआ। वो अपने मन में सोचने लगी, कहीं ये वाइडो मेरे कमरे में सोने की बात तो नहीं कर रहा है। इसका भरोसा नहीं है, मयूरी भाग जा। इतना सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगले दिन मयूरी ऑफिस आने के बाद आर्यन की पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगी। आर्यन ने फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत नाम कमाया था और उसने छोटी सी एज में बिजनेस वर्ल्ड में अपने कदम रख दिए थे। उसका फॉरेन में मीडिया में बहुत नाम था, पर उसके बारे में इंटरनेट पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे वहाँ से बस यही पता लगा कि उसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि वो लोग रहने के लिए किसी दूसरी जगह चले गए थे। इंटरनेट पर उसकी पसंद और नापसंद के बारे में भी लिखा हुआ था। उसे वाइट कलर बहुत पसंद था और ड्रिंक में रेड वाइन पसंद थी। वहाँ पर उसकी एक फ़ोटो थी जिसमें बताया गया था कि उसे चाँद को देखना बहुत पसंद है। मयूरी उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ती जा रही थी, पर इतनी देर की मशक्क़त के बाद भी उसके हाथ कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी। तभी बाबू भाई ने उसके पास आकर कहा, मयूरी, क्या तुम्हें आर्यन रायचंद से रिलेटेड कोई खबर पता लगी? मयूरी ने कहा, नहीं बाबू भाई, अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। मैं उन्हीं के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। बाबू भाई ने कहा, अच्छा ठीक है, पता लगने पर तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। मयूरी को आर्यन के बारे में पता लगाने में काफ़ी दिन गुजर गए थे, पर उसे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा था और ना ही आर्यन ने कुछ भी अब तक गलत किया था। तभी सेक्रेटरी वैशाली ने वहाँ आकर कहा, मैनेजर मयूरी, ये आज के काम का शेड्यूल है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी मयूरी ने उसे कहा, क्या रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर कोई नज़र रख रहा है? उसकी बात सुन वैशाली ने कहा, यस मिस मयूरी, हमें पता लगा है कि वो लोग छुपकर हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिल रहे हैं। हालांकि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के किसी क्लाइंट से अभी बात नहीं की गई है। अब तक तो रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत कुछ कर सकती थी, पर उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अभी तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी, इसलिए वहाँ थोड़ी शांति बनी हुई थी। मयूरी भी थोड़ी रिलैक्स होते हुए बोली, थैंक गॉड आर्यन रायचंद ने हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स को चुराने की कोशिश नहीं की। आप जा सकती हैं वैशाली। इतना कहकर मयूरी अपनी टेबल पर रखे द डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी, पर अगले ही पल वैशाली हड़बड़ाती हुई वापस उसके पास आई और उससे बोली, मिस मयूरी, मैं अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आर्यन रायचंद ने दबे डायमंड्स के सीईओ मिस्टर अमन दबे के साथ एक मीटिंग फिक्स की है। उसकी बात सुन मयूरी ने हैरानी से कहा, आपको ये किसने बताया? दबे डायमंड्स के सीईओ मिस्टर अमन का नियति के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। ऐसा कहा जाता था कि उन दोनों की फैमिली के बीच में फैमिली फ्रेंडशिप थी। नियति के जाने के बाद मयूरी ने उसका काम काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था, पर नियति के जॉब छोड़ने की वजह से मिस्टर अमन की मयूरी के लिए नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मयूरी ने पहले सोचा था कि अगले कोलैबोरेशन के वक्त वो मिस्टर अमन से अच्छे से बात कर लेगी, पर उससे कभी नहीं सोचा था कि आर्यन रायचंद ऐसे समय में उनसे मिलने की सोचेगा। उसने अपना बैग उठाते हुए कहा, वो लोग कहाँ मिलने वाले हैं? इस पर वैशाली ने कहा, हमें अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये सुन मयूरी हैरान हो गई। क्या? वैशाली ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा, लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसके बाद से रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। स्पेशली आर्यन रायचंद के बारे में पता लगाना मुश्किल हो गया है। अब जब तक आर्यन रायचंद खुद ना चाहें तब तक उनका कोई पता नहीं लगा सकता। मयूरी ने अपने मन में सोचा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आर्यन किससे मिल रहा है और किससे नहीं? वैसे ये भी तो हो सकता है कि वो उस मिस्टर अमन से ही मिलने वाला हो। इतना सोचकर उसने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। उसके चेहरे पर इस वक्त स्माइल सजी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने कैबिन में बहुत ही ध्यान से कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। अब तक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, पर तभी अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए
उसके पास खड़ी रिया ने जब ये देखा तो उसने घबराते हुए कहा, बॉस, हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन ही मिल पाई है। रायचंद फैमिली काफ़ी टाइम से फ़ॉरेन में रह रहे थे। उन्होंने कभी भी इंडियन मार्केट में पैसा नहीं लगाया था। हमें हमारे किसी बहुत ही खास आदमी से ये बात पता लगी है कि सूरत आकर बिजनेस करने का डिसीजन सिर्फ आर्यन रायचंद का ही था। आहान ने फाइल को बंद करते हुए रिया से कहा, पर क्यों? रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमेशा ही इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करती आई थी और वहाँ वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे थे। फिर इस तरह उनका अचानक इंडिया आकर इतना बड़ा रिस्क लेना सबकी समझ से बाहर था। आहान आर्यन को काफ़ी टाइम से जानता था, पर मयूरी ने आहान से ये बात बिल्कुल सही कही थी कि आर्यन रायचंद जैसा बाहर से दिखता है वैसा है नहीं। रिया ने कहा, आर्यन रायचंद ने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को ये भरोसा दिलाया था कि वो रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो एक टीम लेकर इंडिया आ गया है और फॉरेन मार्केट का अपना बिजनेस अपने एमडी को सौंप दिया। आर्यन रायचंद लास्ट ईयर से ही नया मार्केट ढूंढ रहा है। इससे पहले वो इटली भी गए थे और मिस्टर केविन के कांटेक्ट में भी थे। उसके यहाँ आने का ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। उसने आगे कहा, मुझे पता लगा है कि आर्यन रायचंद ये सब किसी को ढूंढने के लिए कर रहा है। उसकी बात सुन आहान ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट, किसी को ढूंढने के लिए वो यहाँ आया है? रिया ने कहा, यस, पता लगा है कि आर्यन रायचंद को किसी से मिलकर ऐसा लगा जैसे वो वही इंसान है जिसे वो ढूंढना चाह रहा है। पर जब से ये सच नहीं निकला तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। आर्यन रायचंद के ऐसे रिएक्शन से ऐसे लगता है जैसे वो इंसान उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कहा, क्या तुमने पता लगाया कि वो इंसान कौन है? रिया ने कहा, सर, हम अभी इस बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। वो अपने आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है। इसका कोई करीबी दोस्त नहीं है, इसलिए इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है। ये सब बातें भी सुनी सुनाई हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सब सच हो। इस वक्त वर्धन भी कैबिन में खड़ा ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी आहान ने रिया से कहा, ये सभी इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर तक पहुंचा दो और उन्हें अपने तरीके से इसे हैंडल करने को कहो। सबको इस बारे में भी बता दो कि ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी जा रही है। आहान ने वर्धन से कहा, वर्धन, तुम भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश करो। यस सर। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में आर्यन रायचंद के ना होने की वजह से वो रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कॉरपोरेशन पर काफ़ी असर डालने वाली थी। जहाँ एक तरफ आर्यन आहान के शेयर लेना चाहता था तो वहीं उसके लिए भी कुछ पहले से ही तैयार था। दोपहर हो चुकी थी। आहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा, तभी उसके सामने मयूरी का चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने इंटरकॉम का बटन प्रेस करके कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर से कहिए कि वो मुझे इस मंथ की रिपोर्ट दिखाएं। वहीं मयूरी ने नील दवे की हेल्प से इस बात का पता लगा लिया था कि मिस्टर अमन और आर्यन रायचंद कहाँ मिलने वाले थे। वो ठंड में कांपते हुए नील दवे के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। नील दवे पहले से ही यहाँ उसका वेट कर रहा था। उसे कैब से उतरता हुआ देखकर वो उसके पास चला गया और बोला, मिस्टर आर्यन रायचंद और मेरे डैड रूम नंबर 8 में है और जस्ट अभी यहाँ पहुँचे हैं। उसकी बात सुन मयूरी उसे फॉलो करते हुए उस प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगी। जब नील ने उस रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो दोनों वहीं बैठे हुए थे। नील ने कहा, डैड, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपना बिजनेस पार्टनर बदलने के फेवर में नहीं हूँ। मैनेजर मयूरी मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और बहुत टैलेंटेड भी है। आई एम श्योर उनके साथ काम करके हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि नील भी अब इस प्रोजेक्ट का पार्ट था, इसलिए अगर वो अपना कोई ओपिनियन देता तो मिस्टर अमन को उनकी बात माननी पड़ेगी। यही सोचकर मयूरी ने नील को यहाँ बुलाया था। नियति की वजह से शायद वो मयूरी की बात नहीं मानते, पर अपने बेटे की बात तो मानते ही। अगर मयूरी को उनसे बात करने का चांस मिल जाता तो वो उन्हें यह एक्सप्लेन कर सकती थी कि शनाया ज्वेलर्स ही उनके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है। उसकी बात सुन मिस्टर अमन ने गुस्सा करते हुए उसे कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? तुम अपने गेस्ट के सामने क्या बकवास कर रहे हो? अगले ही पल उनकी नज़र मयूरी की तरफ गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उन्होंने आर्यन रायचंद से धीरे से कहा, मिस्टर रायचंद, आपको शायद नहीं लग रहा कि मैंने अपने बेटे की अच्छी से परवरिश नहीं की। आर्यन रायचंद ग्रे कलर का सूट पहने अपने सीट पर बैठा हुआ था। उसने चाय के कप से एक सिप लेते हुए कहा, मिस्टर नील बिल्कुल आपकी तरह है। मिस्टर अमन, मैं आपके बारे में कुछ भी गलत कैसे सोच सकता हूँ? आर्यन के चेहरे पर जरा भी नाराज़गी नहीं दिख रही थी।
उसने नील और मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, अब जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम एक साथ खाना खाएं। उसकी बात सुन मिस्टर अमन मना करने ही वाले थे कि तब तक नील मयूरी को खींच कर अंदर ले आया और उसने कहा, हम भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। उसने एक कप उठाया और मयूरी के लिए चाय डालते हुए कहा, मिस मयूरी, बाहर बहुत ठंड है, आप चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड यस, डोंट वरी, मेरे डैड ने जो कहा है आप उसे भूल जाइए। मैं सनाया ज्वेलर्स के अलावा किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करूँगा। उसकी बात सुन मिस्टर अमन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, नील, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मेरी बात के अगेंस्ट जा रहे हो। नील ने कहा, डैड, मैं जानता हूँ कि आपका नियति के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं और इस वक्त आप बीच में फंस गए हैं, पर हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग रखना चाहिए। हम सनाया ज्वेलर्स के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप अब पार्टनर बदलना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट पर और भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, आप उन्हें क्या जवाब देंगे। और मिस मयूरी के बिना सुहाना भी हमारी स्पोकन पर्सन बनने को तैयार नहीं होती। नील इस वक्त बहुत सीरियस लग रहा था। उसने शायद ही कभी इतना सीरियस होकर बात की थी। उसकी बात सुन मिस्टर अमन को काफ़ी शर्मिंदगी होने लगी, पर वो चाहकर भी मयूरी को कुछ नहीं कह सके। वहीं आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस डील के ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, वरना वो इतना सब हो जाने के बाद कोई भी इतना शांत नहीं बैठता। नील ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मेनू बुक उठाकर मयूरी से कहा, आप क्या खाना पसंद करेंगी। इतना कहकर वह उसके लिए और अपने डैड के लिए खुद से ही डिशेज ऑर्डर करने लगा। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ मेनू बुक रखते हुए कहा, मुझे आइडिया नहीं है कि आपको कौन सी डिश पसंद आएगी, इसलिए आप खुद ही अपना खाना ऑर्डर कर लीजिए। नील को मयूरी के साथ इतना घुलते मिलते देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर नाराज़गी दिखाई देने लगी। उसने बिना कुछ कहे खाना ऑर्डर कर दिया। खाना खाते वक्त हर कोई अपने मन में कुछ सोच रहा था। खाना खत्म होते ही मिस्टर अमन नील को अपने साथ ले जाने लगे। नील भी चाहता था कि वो अपने डैड को इन सब के लिए कन्विंस कर ले, इसलिए वो बिना उन्हें कुछ कहे बस मयूरी को बाय कहकर उनके साथ चला गया। अब उस प्राइवेट रूम में इस वक्त आर्यन और मयूरी ही थे। अगले ही पल मयूरी अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने अपना कप टेबल पर रखा और फिर आर्यन से गुस्से से कहा, आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं मिस्टर आर्यन रायचंद, क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, बिजनेस में ये सब कॉमन है। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, तो क्या आप बिजनेस करते वक्त बस एक ही कंपनी पर ध्यान देते हैं। अगर एक बार रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ और सनाया ज्वेलर्स की बात नहीं करते तो भी क्या आपका मेरे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना ठीक है। मयूरी बस यही सोच रही थी, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के क्लाइंट्स को छोड़कर इसे मेरे ही क्लाइंट्स के पीछे पड़ना है। उसे पता था कि आर्यन चुप नहीं रहने वाला, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी आर्यन ने कहा, वैसे मैं तुम्हारे क्लाइंट छीन नहीं पाया। आर्यन ने जब मयूरी को गुस्से में अपने गाल फुलाते हुए देखा तो उसे लगा कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने काम में एक्सपर्ट भी है। वो अपनी बात कहकर वहाँ से जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुँचते ही उसने मुड़कर कहा, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। उसकी बात सुन मयूरी अपनी भौहें चढ़ाती हुई प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। तभी आर्यन ने उसे फिर से कहा, अगर मैं अगली बार मिस्टर मेहता से मिलूँगा तो क्या तब भी तुम मेरे साथ चलोगी। मयूरी उसकी बात सुन हैरान हो गई। वो फिर से उसके क्लाइंट चुराना चाहता था। वो अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने पीछे मुड़कर टेबल से खाना खाने का एक फोक उठाया और गेट के बाहर आ गई। उसे ऐसे देख आर्यन ने कहा, आप करना क्या चाह रही हैं। उसकी बात सुन मयूरी खाने के फोक को उसे दिखाते हुए बोली, मुझे आपकी कार के टायर को पंक्चर करना है। अगर आपने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं आपका चेहरा भी बिगाड़ दूंगी। समझाई छे कि रिपीट करूं। उसकी बात सुन आर्यन कुछ देर उसकी ओर देखता रहा। उसके मन में जरा भी गुस्सा नहीं था। उसने प्यार से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलिए मैं हार गया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके क्लाइंट्स को दोबारा नहीं मिलूँगा और ना ही उन्हें खाने पर ले जाऊँगा। क्या अब आप मेरे साथ वापस चलेंगी। इतना कहकर आर्यन मयूरी के पास गया और उसके हाथों से फोक लेने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, आप एक लड़की हैं और लड़कियां ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगती। उसकी बात सुन मयूरी हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि वो उसे ऐसा कुछ कहेगा। तब तक आर्यन ने उसके हाथों से फोक ले लिया था। इससे पहले कि वो आर्यन से कुछ कहती, वो अपनी कार की तरफ जा चुका था। मयूरी भी चुपचाप उसकी कार में जाकर बैठ गई। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने अभी अभी जो कहा उसे फिर से रिपीट करिए, मैं उसे प्रूफ के लिए रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपने मन में सोचा, क्या ये मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करती।
अगर ये मेरी रोशनी होती तो मुझ पर कभी डाउट नहीं करती। वो बिना कुछ कहे बस कार चलाने लगा। मयूरी उसे ये बताना चाहती थी कि उसे रायजादा मैंसन नहीं बल्कि शनाया ज्वेलर्स के ऑफिस जाना है, पर तभी आर्यन ने कार रास्ते में ही रोक दी। उसने मयूरी से कहा, मैं एक पियानो खरीदना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करिए। इतना कहकर वो कार से बाहर आ गया। मयूरी बिना चाहते हुए उसे बड़े से पियानो स्टोर की तरफ चली गई, पर वहाँ जाते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसने आर्यन से कहा, पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कोई नॉलेज नहीं है। उसकी बात सुन आर्यन उदास हो गया। उसके चेहरे पर एक अकेलापन दिखाई देने लगा। अगले ही पल मयूरी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं तो क्या हुआ, पर अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बार उन्हें देखना चाहूँगी। इतना कहकर वो स्टोर के अंदर आ गई और वहाँ रखे पियानो देखने लगी। उसने उनमें से एक पियानो पर वही धुन प्ले करी जो उसने रायजादा मैंसन में पिछली बार की थी। तभी एक सेल्समैन ने आकर उसे कहा, मिस, आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, आपने हमारे स्टोर के बेस्ट पियानो को चूज़ किया है। तभी मयूरी ने आर्यन की तरफ देखा जो स्टोर के एंट्रेंस पर हैरानी से खड़ा था। उसकी नज़र मयूरी पर टिकी हुई थी। मयूरी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वह उसकी तरफ तेज़ी से आया और उसके कंधे को पकड़कर कहने लगा, आपने तो कहा था कि आपको पियानो बजाना नहीं आता, फिर आपने इतनी अच्छी धुन कहाँ से बजाना सीखी। मयूरी अपने कंधे से उसका हाथ हटाना चाहती थी पर हटा नहीं पाई। उसने कहा, यह एक नॉर्मल धुन है, इसे कोई भी बजा सकता है। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, नहीं, ये धुन अलग है। ये उसी गाने की धुन थी जो आर्यन ने रोशनी को पहली बार सिखाई थी। भले ही ये एक इजी सा सॉन्ग था, पर उसकी धुन बाकियों से थोड़ी अलग थी। पर तभी मयूरी के पास आहन रायजादा का कॉल आया। उसने आर्यन राजन को पीछे धकेलते हुए आहन का फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आहन ने गुस्से में कहा, कहाँ हो तुम। उसकी बात सुनकर मयूरी उसके बारे में इमेजिन करने लगी कि ज़रूर ये वाइडो इस वक्त अपनी चेयर का सहारा लेकर खड़ा होगा और गुस्से में भरा होगा। तभी उसने कहा, आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? आप मुझसे ठीक से बात कीजिए, वरना आप जल्दी बूढ़े दिखने लगेंगे। इस वक्त आहन कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, इसलिए उसने कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं दिया। तभी मयूरी ने फिर से कहा, आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं कहाँ हूँ? क्या सेक्रेटरी ने आपको नहीं बताया कि मैं नील दवे के साथ कुछ काम से बाहर आई हूँ? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी अथॉरिटी का यूज़ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रही हूँ? और चलो मान भी लिया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तब भी मैं उसे सबके सामने डेट करूँगी? ऐसे बहाने बनाकर ऑफिस से नहीं जाऊँगी। समझाई छे के रिपीट करूँ? आप जब देखो तब मुझ पर बेवजह शक ही करते रहते हैं कि मैं किसी न किसी को डेट करती हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं मिस्टर अमन से रिलेटेड मैटर्स मिस्टर नील के साथ डिस्कस नहीं करूँगी तो क्या आपके साथ करूँगी? आर्यन मयूरी को फ़ोन पर बात करते हुए नोटिस कर रहा था। मयूरी ने पहले तो गुस्से में आकर आहान से ये सब कह दिया, पर जब दूसरी तरफ से आहान ने उसे कुछ कहा तो सडनली उसके बात करने का तरीका थोड़ा नरम हो गया। वो अपनी गलती मानते हुए आहान को मनाने की कोशिश करने लगी। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, बताओ कैसा टाइम आ गया है ना, यहाँ मयूरी उस वाइडो को मना रही है। ये खड़ूस सिंगल ही ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इससे शादी करना चाहेगी। अगले ही पल उसे ये बात रियलाइज़ हुई कि आहान ने उसकी बात सुन ली है। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मिस्टर रायजादा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। वहीं आर्यन ने यह सब सुनकर और देखकर अपने मन में सोचने लगा, ये मयूरी आखिर किसे मनाने की कोशिश कर रही है? आहान रायजादा को? और उन्हें इन क्लाइंट की इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों है? क्या वो ये सब अपने काम की वजह से कर रही है या आहान रायजादा की वजह से? ये सब देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो सोचने लगा, ये मेरी रोशनी बिल्कुल नहीं हो सकती। जब से रोशनी का जन्म हुआ था तब से वो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह रहती थी। उसने कभी भी उसे किसी भी इंसान को इस तरह मनाते हुए नहीं देखा था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन रख देने के बाद मयूरी ने आर्यन के पास आकर कहा, ये देखिए, मैंने आपके लिए पियानो पसंद कर लिया है, पर अगर आपको ये पसंद ना आया हो तो इट्स ओके, मैं आपको यही पियानो लेने को फोर्स नहीं करूँगी। अच्छा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। आर्यन बिना कुछ कहे मयूरी को जाते हुए देखता रहा। फिर वो उसके पसंद किए हुए पियानो को बजाने लगा। वो रोशनी को अपने साथ पियानो बजाते हुए इमेजिन कर रहा था। आर्यन रोशनी को पिछले 10 सालों से पसंद करता था, पर उसने कभी भी ये बात उसे नहीं बताई थी। पर तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे पियानो को देखकर बड़बड़ करने वाली मयूरी याद आने लगी। आर्यन जिस लड़की के बारे में इमेजिन कर रहा था वो लड़की बिल्कुल मयूरी जैसी थी।
पर शायद मयूरी वो लड़की नहीं थी। वो एक बार फिर एक गलत इंसान से जा मिला था। उसे ऐसे देखकर सेल्समैन ने कहा, सर क्या आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उससे कहा, मुझे ये पियानो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मयूरी टैक्सी से उतरकर जल्दी से आहान के कैबिन में चली गई। वो आहान के बताए टाइम से पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी। उसने जल्दी से अंदर आकर कहा, मिस्टर रायजादा, मैं लेट नहीं हूँ, आप मेरी सैलरी नहीं काट सकते। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म करने सामने की तरफ देखा तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर खड़े हुए थे, जो आहान को अपने अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देने आए थे। यहाँ इस वक्त वर्धन और बाबू भाई भी आहान को कुछ अपडेट देने आए थे। मयूरी की बात सुनकर कोई उसे हैरानी से देखने लगा। उन्हें खुद को इस तरह देखते हुए देखकर मयूरी ने अपने मन में कहा, ये तूने क्या कह दिया? तू सच में एक नंबर की डोबी है। आहान जो अपनी चेयर पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, उसने जैसे ही मयूरी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपनी फाइल को बंद करते हुए कहा, आज के लिए इतना ही, आप सब जा सकते हैं। और जिसने आज रिपोर्ट नहीं दी है वो कल तक अपनी रिपोर्ट ज़रूर दे देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी ने अपनी फाइल उठाई और वहाँ से चले गए। अगले ही पल आहान ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, तुम्हें अपनी कही बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम किसी को पसंद करोगी तो उसे सबको बताकर उसे डेट करोगी। इतना कहकर वो उसके पास आ गया। वो बहुत जल्दी में आई थी, इसलिए इस वक्त जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। तभी उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, बस आपकी बात सुनकर शर्म आ रही है। क्या आपको नहीं पता कि मैं आपको... जब उसने अपनी बात पर आहान को स्माइल करते हुए देखा तो उसे समझ आया कि वो उसकी बातों में फंस चुकी थी। उसने अगले ही पल कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं तो बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी। उसने सीरियस होते हुए आगे कहा, वैसे आपने मुझे इतनी जल्दी में ऑफिस आने को क्यों कहा? क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? उसकी बात सुनकर आहान ने उसकी ओर देखा, फिर अपने दोनों हाथों से उसे धीरे से धकेलता हुआ दरवाजे के पीछे ले गया और बोला, ऑफिस में सब बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी बात सुन मयूरी ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है मिस्टर रायजादा? हाँ, इतना कहकर वो उसके और करीब आ गया। मयूरी अपने चेहरे पर उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किस करने वाला हो। ये देखकर मयूरी ने घबरा कर उसे अपने दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया। अगले ही पल उसने खुद से कहा, एक सेकंड, मैं नील दवे और मिस्टर आर्यन रायचंद से मिलकर आई हूँ। इस वजह से तो इसे जेलसी नहीं हो रही। वैसे भी इस वाइडो को मेरी हर बात से प्रॉब्लम होती है। यही सोचकर उसे चिढ़ाते हुए उसने कहा, मैंने तो आपको कहा था कि मुझ जैसी अच्छी लड़की को सब पसंद करते हैं। अब बस मुझे अपने लिए जल्दी से एक लड़का ढूंढना है ताकि मैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं। उसकी बात सुनकर आहान ने उसके होंठों पर किस कर दिया। ये देखकर मयूरी दंग रह गई। उसने गुस्से में उसे पीछे करते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आप मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते। अच्छा होगा आप मुझसे यहाँ से जाने दें। उसके कहने पर आहान ने उसे धीरे से छोड़ दिया और कहा, फिर से किसी लड़के को डेट करने की बात मत करना। इतना कहकर आहान अपने मन में सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? मैं मयूरी की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हो फील कर रहा हूँ, और मुझे कब से फ़र्क पड़ने लगा उसके किसी को भी डेट करने से। इतना सोचकर उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। अगले ही पल उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसे अचानक इतना सीरियस देखकर मयूरी ने उससे कहा, मिस्टर आयजादा, मेरे और मिस्टर नील दवे के बीच में कुछ नहीं है, और वो भी मुझे बस अपना दोस्त मानते हैं, और हम दोनों सिर्फ काम से रिलेटेड बात करने के लिए ही मिले थे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। उसे खुद को एक्सप्लेन करते हुए देखकर आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे साथ परी को लेने चलो। जैसे ही आहान और मयूरी परी को लेने स्कूल पहुँचे, बच्चे से लेकर बड़े सब उसे ही देख रहे थे। मयूरी आहान के पीछे चल रही थी। उसने देखा कि वहाँ मौजूद लोग और ख़ासकर लड़कियाँ आहान को बड़े ध्यान से देख रही थी, तो उसने धीरे से कहा, जब देखो तब ये वार्डो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। देखो कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं सभी से। जैसे ही मयूरी ने ये बात कही, आहान ने उससे कहा, मयूरी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ है। उसकी बात सुन मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब आहान ने उसका शर्म से लाल चेहरा देखा तो उसने उसके करीब जाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में इस बात से फ़र्क पड़ता है जब सब लड़कियां मुझे देखती हैं? उसकी बात सुन मयूरी ने उसे झुठलाते हुए कहा, किसने कहा मुझे इन सब से फ़र्क पड़ता है? भला मुझे क्यों इन सब से फ़र्क पड़ेगा? आपको
10 लड़कियां देखें या 1000, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझाई छे कि रिपीट करूं? उसकी बात सुन आहान ने कहा, ठीक है, तुम्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम नील दवे और आर्यन राजन से दूर रहो। उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मन में सोचा, क्या आदमी है, पता नहीं बेवजह उन लोगों से क्यों चिढ़ता है। कुछ ही देर बाद टीचर परी को बाहर लेकर आ गई। डैडी। परी उसे देखते ही अपना छोटा सा स्कूल बैग अपने कंधे पर टांगे उनकी तरफ दौड़ कर आ गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर जब उसकी नज़र मयूरी पर गई तो वो आहान को अनदेखा कर सीधे मयूरी की तरफ चली गई। प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। मयूरी ने भी झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी परी ने उससे कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया प्यारी दीदी। उसकी बात सुन मयूरी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया परी। इतना कहकर उसने परी के गाल पर किस कर दी और उसे जल्दी से कार में ले गई, क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। ये सब देखकर आहान को ऐसा लगा जैसे उसे इग्नोर किया जा रहा है। परी अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था, इसलिए उसके पास बताने को बहुत कुछ था। वो मयूरी के गोद में बैठी बैठी अपने स्कूल बैग से अलग अलग सामान निकाल कर मयूरी को दिखाने लगी और बीच बीच में मयूरी को अपनी टीचर की नकल उतारते हुए कहानी सुनाने लगी। वो दोनों आपस में चहक रहे थे। तभी आहान ने अपने हाथ फैलाते हुए परी से कहा, परी बेटा, डैडी के पास आओ। पहले आहान के इस तरह बुलाने पर परी उसके पास भाग कर आ जाती थी, पर आज वो वहाँ से हिली भी नहीं थी और बस मयूरी की गोद में ही बैठी रही। कुछ देर बाद वो आहान को ऐसे समझाने लगी जैसे वो कोई बच्चा हो, डैडी, प्यारी दीदी और मैं अभी बिजी हैं। उसकी बात सुन आहान ने अपने मन में सोचा, तो अब मेरी बेटी भी मुझसे ज़्यादा मयूरी को पसंद करने लगी है। कुछ ही देर बाद वो लोग रायचांदा मेंशन आ गए। आहान कार से बाहर निकला। परी मयूरी की गोद में थी, इसलिए मयूरी ने आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, यहाँ आकर परी को संभालने में मेरी हेल्प कीजिए। उसकी बात सुन आहान ने अपनी बोहें चढ़ाते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। आहान ने अपने मन में सोचा, जब तुम दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं भी क्यों तुम्हारी हेल्प करूं। वहीं मयूरी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आहान ने परी को कार से बाहर निकलने में कोई हेल्प क्यों नहीं की थी। अगले ही पल परी ने अपने छोटे छोटे पैर कार से बाहर निकाले और उतर गई। वो भागते हुए सर्वेंट के पास गई और उसे जाकर पूछने लगी, आज खाने में क्या बना है। वही मयूरी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। अचानक आहान से किस बात पर गुस्सा हो गया था। उसने अपने मन में कहा, इस खड़ूस को भी कुछ पता नहीं चलता, कब खुश हो जाता है और कब गुस्सा। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको अंदर नहीं आना। उसकी बात सुनकर आहान उसके करीब आ गया